हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12 का बहुत शानदार चैप्टर वेव ऑप्टिक्स और उसका भी बहुत शानदार टॉपिक है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक की सबसे खास बात क्या होती है पता है कि वेव ऑप्टिक्स में अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ ली हैं, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, उसके बाद इंटरफेरेंस देख लिया है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी, उसके बाद क्या क्या कंडीशंस होती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और क्या कंडीशंस होती हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, उन सारी चीजों का ज्ञान जो है ना वो एक साथ आपको यहीं पर यूज करना पड़ जाएगा YDSE के अंदर। इसलिए ना एक तरह से अगर इसको देखा जाए ना तो ये टॉपिक ना आपको एक रिवीजन का मौका भी दे सकता है अब तक के करवाए हुए पिछले पुराने टॉपिक्स को लेकर के। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर अगर कोई भी चीज ऐसी यूज होती है जो कि मैं पहले करवा चुका था तो मैं ऐसा मानते हुए नहीं चलता हूं कि आपको पूरा आता ही होगा। मैं उसे प्री रिक्विजिट कहता हूं और जब मैं टॉपिक पे आता हूं तो उसके साथ जो अटैच्ड प्रीवियस लिंक होता है उसको भी कवर करवाते हुए चलता हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भैया बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली YDSE में होने क्या वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इस पे आने से पहले ना एक बार आपको कुछ कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी ना होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके बारे में बता दूंगा। पहला होता है सुपरपोजिशन। अगर किसी स्पेस में एक साथ दो या दो से ज्यादा वेव्स कोएग्जिस्ट करेंगे तो उसे कहा जाता है सुपरपोजिशन। अब अगर कहीं पर सुपरपोजिशन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस हो भी सकता है, इंटरफेरेंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कभी सुपरपोजिशन हुआ ही नहीं, अगर किसी स्पेस के अंदर दो या दो से ज्यादा वेव्स आए ही नहीं, तो आप वहां पे इंटरफेरेंस का नाम लेना ही मत। आया समझ की नहीं आया भाई? इंटरफेयर करने के लिए कम से कम दो वेव तो चाहिए ना। अगर दो वेव आ गई तो उसे कहा जाएगा सुपरपोजिशन। तो अगर सुपरपोजिशन हुआ तो इंटरफेरेंस हो भी सकता है, इंटरफेरेंस नहीं भी हो सकता है। बट अगर सुपरपोजिशन ही नहीं हुआ तो इंटरफेरेंस की बात ही मत करना, है ना। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, पहले सुपरपोजिशन होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने बात की थी इंटरफेरेंस के बारे में। किसके बारे में? उसके बाद फिर हमने बात करी थी इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस दरअसल दो तरह के होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसके लिए पूरा का पूरा आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। देखो भाई ये ग्राफ है, ठीक है, ये पहला वाला वेव है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इसके पहले वाले के क्रस्ट के ऊपर दूसरे वाले का क्रस्ट, पहले वाले के ट्रफ के ऊपर दूसरे वाले का ट्रफ। ठीक है, तो ये जो इंटरफेरेंस आपको नजर आ रहा है ना, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, वहीं दूसरे हाथ पे आपके पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता यह है कि जैसे यहां पे कितना प्यारा सपोर्टिंग नेचर था, बट यहां पे जाएगा अपोजिंग नेचर। कैसे? मान लो ये पहला वाला वेव है, अब इसका जो सुपरपोजिशन हुआ है वो दूसरा वाला वेव ऐसा है, पहले वाले के क्रस्ट के ऊपर दूसरे वाले का ट्रफ आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, यहां पर भी सबसे प्यारी बात पता है क्या है? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्राइटनेस। ठीक है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एक टर्म यूज करने वाले हैं फ्रिंजेस। ठीक है, मतलब वो क्या पट्टियां बनेंगी छोटी छोटी। ठीक है, तो जिस पट्टी में लाइट है उसे कहा जाएगा ब्राइट फ्रिंज, जिस पट्टी में लाइट नहीं है, डार्कनेस है, उसे कहा जाएगा डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो यहां पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो इट विल लीड टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट, एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो यहां पे आपको दिखाई देगी डार्कनेस, वो डार्क पट्टी बनेगी, डार्कनेस या लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। ये तो मैंने बातचीत कर ली थी पहले, है ना। अच्छा, उसके बाद जो हमने बातचीत करी थी ये सब प्री रिक्विजिट है बेटा, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, इसका एक आपको समरी दे रहा हूं मैं अभी के लिए। तो यहां पे क्या होता है, मान लो अगर सुपरपोजिशन हो चुका है तो दो वेव्स का हुआ होगा, कम से कम दो वेव्स का तो हुआ होगा। ठीक है, अब मान लो पहला वाला जो वेव है ना उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए के बराबर है और जो दूसरी वाली वेव सुपर इंपोज हो गई है पहली वाली के ऊपर, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बी के बराबर है। अब पहले वाले का एम्पलीट्यूड ए, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड बी, जब इनका सुपरपोजिशन होगा तो बनेगा एक रिजल्टेंट वेव, और जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम ले लेंगे आर। क्या ले लेंगे? आर। तो तब जाकर के R इज द रिजल्टेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। और इसका जो फॉर्मूला आता था बेटा वो आता था पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा टर्म था cos फाई, जहां पर फाई क्या था? फाई वाज द
फेज डिफरेंस, 5 वाज द फेज डिफरेंस। अब जैसे आपको अगर फेज डिफरेंस ध्यान आया कि हाँ से पढ़ाया था आपने फेज डिफरेंस, तो आपको ध्यान ये भी आ जाएगा कि मैंने फिर एक पाथ का डिफरेंस भी पढ़ाया था। फेज डिफरेंस में क्या होता है ना कि आप दो वेव्स के बीच के डिफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, और पाथ के डिफरेंस में क्या होता है कि आप दो वेव्स के डिफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूला बनकर के आया था, मैं आपको एक बार जरा फॉर्मूला दिखाया था। पाथ का डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतनी बात पूरी क्लियर हो गई आप लोग को कि पाथ का डिफरेंस क्या होता है, ये होता है लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ? तो ये वाली बातचीत तो हमारी हो चुकी थी। अब वहीं पे एक और छोटी सी बात है जो मैं आपको अब बताता हूं। ये हो गया पाथ का डिफरेंस। ठीक है, अब पाथ का डिफरेंस निकालने के लिए ना एक और बहुत तगड़ा फॉर्मूला बना था, उसके लिए मैं आपको एक बार सेटअप दिखा दूं उसका। यहां पे स्क्रीन लगा के रखी हुई थी, आ रहा है कुछ कुछ यार, और मैंने कहा था कि इस वाले पॉइंट पे निकालना है पाथ का डिफरेंस। तो पहले लाइट यहां से पहुंचेगी, उसके बाद फिर लाइट जो है वो यहां से पहुंचेगी। ठीक है, और यहां पे होता क्या है, इसे हमने सेंट्रल मैक्सिमा कहा था, और सेंट्रल मैक्सिमा से उस कंसर्न पॉइंट की दूरी को हम x बोल रहे थे। सेंट्रल मैक्सिमा से उस कंसर्न पॉइंट की दूरी को हम x बोल रहे थे। यहां पर जो पाथ का डिफरेंस इवेंचुअली निकल करके आया था, एक बार आप पिछला वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा तो बहुत जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो पाथ का डिफरेंस निकल करके आया था बेटा, वो आया था xd/d। अब x क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से कंसर्न पॉइंट की दूरी, जहां जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं पाथ का डिफरेंस। इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी थी स्मॉल d। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरियां जो थी वो थी कैपिटल D। तो तब जाकर के दिस वाज द पाथ डिफरेंस। और आज वाले लेक्चर के अंदर ना एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतनी बात पूरी क्लियर हो गई आप लोग को। तो आई वुड सजेस्ट आप जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप जरा नाम दे दें प्री रिक्विजिट। क्या नाम दे दें? प्री रिक्विजिट। मतलब इन चीजों की जानकारी हमको होनी चाहिए YDSC को अच्छे से पकड़ने के लिए। ठीक है, तो जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चले, हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये वाली कहानी थी। अभी हल्की सी कहानी और बची हुई है, अब जरा उस वाले पार्ट पे आएंगे। अभी हमने क्या देखा था कि रिजल्टेंट, देखो भैया, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो मतलब वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत शानदार होगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत शानदार होगी, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत शानदार होगा। इतनी सी बात है। तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या थी और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या थी, वो जरा नजर डालनी पड़ेगी। पहले बात करेंगे अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वहां पे R जो था ना, R था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ठीक है, तो R शुड बी मैक्सिमम। अब R मैक्सिमम कब होगा? जब cos phi की वैल्यू मैक्स होगी, और cos phi की मैक्स वैल्यू क्या होती है? +1। ठीक है, cos phi की मैक्स वैल्यू क्या होती है? +1। अब ये +1 कब आता है पता है? जब या तो phi 0 हो, या तो 2 पाई के बराबर हो जाए, या तो 4 पाई के बराबर हो जाए, एंड सो ऑन हो जाए। तो इसको फिर मैंने आपके लिए जनरलाइज करके बताया था कि भैया एक काम करो ना, फाई इज इक्वल टू कर दो 2n पाई। फाई इज इक्वल टू क्या कर दो? फाई इज इक्वल टू कर दो 2n पाई, है ना भाई। यहां पे एक काम करो ना, अगर तुम n की वैल्यू डाल दोगे 0, या तुम अगर n की वैल्यू डाल दोगे 0 तो आपको मिल जाएगा 0। अगर आप n की वैल्यू डाल दोगे 1 तो मिल जाएगा 2 पाई। अगर आप n की वैल्यू डाल दोगे 2 तो मिल जाएगा 4 पाई, एंड सो ऑन। ये वाली बात समझ में आ गई। तो फाई जनरलाइज करने पे कितना आ गया था? ये आ गया था 2n पाई। कितना आ गया था? 2n पाई। अब यहीं पे अगर मैं निकाल दूं आपके लिए पाथ का डिफरेंस, भाई दुनिया जानती है यार पाथ का डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फाई। ठीक है, तो अब जब यहां पे आपको निकालना है कंप्लीट तौर पे पाथ का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स करोगे यहां पे क्या? 2n पाई। ठीक है, तो लैम्डा बाई 2 पाई 2n पाई करोगे तो 2 से कट गया 2, पाई से कट गया पाई, तो बचेगा n लैम्डा। क्या बचेगा? n लैम्डा। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है बेटा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, समझने वाली बात क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहली बात तो ये फाई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 2n पाई के बराबर। और दूसरी बात तो ये कि पाथ का डिफरेंस क्या होना चाहिए? n टाइम्स लैम्डा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और जरा गौर करिएगा, पाथ डिफरेंस का ये पहला फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला ये भी था पाथ डिफरेंस का, xd/d आ चुका है ना। अब वैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ जाओ। अगर बात की जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो अगर कहीं कभी किसी पॉइंट पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, तो वहां पे लाइट की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही कम हो जाएगी, खत्म भी हो सकती है, मतलब पिच डार्कनेस भी आ सकता है। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे। अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा मिनिमाइज। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमाइज कब होगा, ये डिपेंड करता है कॉस फाई के ऊपर। किस पर? अगर आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमाइज करवाना है तो cos फाई शुड बी -1। ठीक है, बिकॉज cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना। तो एट cos फाई इक्वल टू मिनिमम, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो ये जो -1 है वो कब आता है पता है, पाई पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब cos पाई इज -1, उसके बाद cos 3 पाई इज -1, cos 5 पाई इज -1, cos 7 पाई इज -1 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल में अब आपको इतनी पूरी कहानी क्लियर हो रही होगी, है ना। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही घटिया, अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही बेकार है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, cos फाई को मिनिमम होना पड़ेगा। अब cos फाई कब होगा मिनिमम बेटा, जल्दी बताओ। जब फाई की वैल्यू पाई हो जाए, या 3 पाई या 5 पाई हो जाए, वगैरह वगैरह, है ना। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो फाई इज इक्वल टू मैं बोल दूंगा 2n-1 पाई। फाई इज इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया, 2n-1 पाई। पता है कैसे, यहां पे ना एक काम करना, हियर n इक्वल टू, एक काम करना पहले 1 पुट करना। जैसे मैं n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब एक काम करना, n इक्वल टू 2 पुट करना। जैसे मैं 2 पुट करूंगा तो 4 - 1 3, तो 3 पाई आ जाएगा। जैसे मैं 3 पुट करूंगा तो 5 पाई आ जाएगा। तो वगैरह वगैरह ऐसे फिर कहानी जो है ना वो पूरी चलते रहेगी। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये तो मैंने निकाला है तुम्हारे पास क्या, फेज डिफरेंस। अब हम निकाल लेते हैं आपके लिए अगली वाली कहानी, पाथ का डिफरेंस। और भाई दुनिया जानती है कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है λ/2 पाई टाइम्स फाई। ठीक है, तो λ/2 पाई ये बेसिक फॉर्मूला था। मैं इसका पहले तरीके से एक बार एक बहुत एग्जांपल अच्छा दे करके मैं उसे एक्सप्लेन कर चुका था पिछले वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो λ/2 पाई टाइम्स फाई हो जाएगा, और फाई क्या आ गया, 2n-1 पाई। फाई क्या आ चुका है बेटा, 2n-1 पाई। ठीक है, जिसको जाना है उसको जाना है, पाई से पाई निपटा दो। तो उसके बाद जो तुम्हारे पास बचेगा ना वो ये बचेगा। अच्छा, ये पाथ डिफरेंस किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। किसके लिए आ रहा है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ पे पाई से पाई निपट गया, तो λ/2 और यहां बचेगा 2n-1। ठीक है, सही जा रहे हैं, λ/2 और 2n-1, बिकॉज पाई से पाई तो निपट चुका है। तो यहां पे ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा पाथ का डिफरेंस, बट किस केस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतनी पूरी कहानी क्लियर होगी आप लोग को पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया था, अब उसके बाद आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चले फिर, ठीक है, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल में। अब ना ये चीज दिमाग में रखना, बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है, खासकर आने वाले डेरिवेशंस में ना मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि यार ये जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि सर n लैम्डा होता है, और जब मैं आपसे पूछूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस क्या होता है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि सर 2n-1 λ/2 होता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 2n-1 λ/2। ये हमने कैसे डिराइव करा वो मैं बकायदा आपको पूरा तरीके से यहां बता चुका था, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी मैं इन चीजों को अच्छे से डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए अब जरा आपको लेके चलते हैं प्रॉपर तरीके से इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम क्यों रखा हुआ है, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है। ठीक है, 2 स्लिट्स यहां पे यूज हो रही हैं, दैट्स व्हाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कभी भी ना इंटरफेरेंस करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कोहेरेंट सोर्सेस। इस बात में जरा गौर करिएगा, इंटरफेरेंस करवाने के लिए आपको चाहिए होता है कोहेरेंट सोर्सेस। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं पता है, जब भी दो तरह के सोर्सेस अगर कभी किसी स्पेस के अंदर सुपर इंपोज होते हैं तो जो नेट इंटेंसिटी बनती है या जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है ना, वो पता है कैसे निकलती है, पहले वाले की लाइट की इंटेंसिटी प्लस दूसरे वाले की लाइट की इंटेंसिटी प्लस आता है इंटरफेरेंस टर्म। प्लस क्या आता है, इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म बोले तो I12, है ना। अब जरा गौर करना, नेट इंटेंसिटी जो आने वाली है वो देख कैसे आने वाली है, पहले वाले की इंटेंसिटी
दूसरे वाले की इंटेंसिटी प्लस इंटरफेरेंस टर्म जो होता है ना बेटा, वो आता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2। और उसके बाद भाई ये बहुत शानदार डेरिवेशन था cos ऑफ phi1 माइनस phi2, जहां पे phi1 माइनस phi2 इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, पहले वाले का इनिशियल फेज phi1 था, दूसरे वाले सोर्स का इनिशियल फेज phi2 था, तब जाकर के उनका जो फेज डिफरेंस आया था वो आ गया था phi1 माइनस phi2। मेरे ख्याल में इतनी बात दिमाग में अटक रही होगी। ठीक है, चलो तो ये आ गया हमारे पास नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। नाउ द थिंग इज दिस बेटा, अगर कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा, ये चीज है ना बहुत लपकदार चीज है, ये दिमाग में जितने अच्छे से बैठेंगे उतना तगड़ा ग्रिप बनने वाला है YDAC के ऊपर। बिकॉज इस टॉपिक में पता है सबसे अलग तरह की बात क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई एक पॉइंट नहीं है जो कि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई इसमें कहानी इतने आराम से दिमाग में नहीं बैठती है। मल्टीपल टाइम्स आपको इस लेक्चर को भी देखना पड़ेगा और पिछले वाले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा। इतना कर लो, उसके बाद जो तुम्हें प्रो लेवल की फीलिंग आएगी ना YDAC के अंदर और वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वो अलहदा होगी। अब जरा गौर करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज की अगर बात की जाए, तो कोहेरेंट सोर्सेज जो होता है ना वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर लेते हैं। मतलब उनका जो phi1 माइनस phi2 होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर इनका phi1 माइनस phi2 कांस्टेंट रह गया तो ये कोसाइन कंपोनेंट जो है ये भी उनका कांस्टेंट हो जाएगा, पक्का। अब अगर ये कोसाइन कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया तो इसका एवरेज जब निकाला जाएगा ना तो एवरेज जीरो इसका नहीं आएगा। अगर एवरेज जीरो नहीं आया तो मतलब इंटरफेरेंस टर्म हो रहा है। बिकॉज इंटरफेरेंस होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है, इंटरफेरेंस टर्म पे। कि अगर इंटरफेरेंस टर्म जीरो हो गया इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो इंटरफेरेंस। ठीक है, और अगर इंटरफेरेंस टर्म I12 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेरेंस हो रहा है। पहले वाले केस में नो इंटरफेरेंस दैट, और यहां पे दैट इज इंटरफेरेंस अकर्स, दैट इज इंटरफेरेंस अकर्स। मेरे ख्याल में इतनी पूरी कहानी जो आपको समझ में आ गई होगी, पक्का आ गई समझ में। अब मैं आपको ना, अच्छा ये आपको नोट तो नहीं करना होगा मेरे ख्याल में, बिकॉज ये पहले भी करवा चुका हूं। अगर आपको लगता है कि नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया। अब मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी ना YDAC पे ही आ रहे हैं, YDAC के लिए ये सब प्री रिक्विजिट है लिटरली, इसके बिना फिर वो फील नहीं आएगा तुमको। ठीक है, अब जरा गौर करना, जब भी आप क्रस्ट और ट्रफ की बात करोगे ना, ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे फिर अपन कहते हैं सेंटर ऑफ क्रस्ट, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ ट्रफ। ठीक है, अब मैं जो बोलने वाला हूं जरा उस पर गौर करिएगा। अगर मैं किसी वेव के हिसाब से बात करूं, जैसे मान लो कोई ये तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारे पास जो है ना, ये है तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये तुम्हारे पास है कोई सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस जो कि वेव्स प्रोड्यूस करवाने वाला है। अब जब इसकी वेव्स प्रोड्यूस होंगे ना तो इसमें क्रस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है, फिर क्रस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है। इसका जो क्रस्ट बनेगा आप ऐसे बनाएंगे आपसे विद सॉलिड कर्व, ठीक है, और जो इसका ट्रफ बनेगा वो हम बनाएंगे विद ब्रोकन कर्व। फिर उसके बाद क्रस्ट बनेगा इसका तो आप ऐसे बनाएंगे विद सॉलिड कर्व, और जब ट्रफ बनाएंगे आप इसका तो बनाएंगे विद ब्रोकन कर्व। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही प्यारा तरीका हो चुका है। ठीक है, तो हम हर बार ना ऐसे पूरे बाकायदा से वेव्स नहीं बनाते हुए चलेंगे, हम ये वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हैं जहां पे जो ये सॉलिड कर्व्स हैं दे आर कॉल्ड एज क्रस्ट, और जो ये ब्रोकन कर्व्स हैं ये वाला और ये वाला दे आर कॉल्ड एज द ट्रफ्स। तो मेरे ख्याल में ये वाली कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। अब जब मैं आगे वेव को करूंगा रिप्रेजेंट, लाइट के वेव को जब मैं आगे करूंगा रिप्रेजेंट, तो मैं क्रस्ट के लिए बिल्कुल ऐसे सॉलिड वाला कर्व बना दूंगा और ट्रफ्स के लिए ऐसे ब्रोकन वाला कर्व बना दूंगा। बस इतना लॉजिक था जो कि YDAC के अंदर तरीके से काम करने वाला है। तो मेरे ख्याल में आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसका लो फट से स्क्रीनशॉट। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बता दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, और सबसे ज्यादा उम्दा चीज जो है वो यहां से आने वाली है ना, और इसका भी लॉजिक जो था वो मैंने यहां से पूरा रिलेट करवा दिया था। सुपरपोजिशन होगा तो ही बात करना इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस होगा तो दो तरह का हो सकता है भाई साहब, या तो होगा कंस्ट्रक्टिव या तो होगा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है पता है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट चढ़े आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रफ के ऊपर ट्रफ चढ़े आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है पता है, क्रस्ट के ऊपर
क्रस्ट के ऊपर ट्रफ चढ़ आता है, ठीक है, और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट चढ़ आता है दूसरे वाले वेव का, तो ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस बात को दिमाग में अच्छे से रखो, है ना, दिल में बस आके रखना। ये वाला कहानी पूरा क्लियर हो गया है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बता चुका था, xd/d आता है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पाथ डिफरेंस जो है ना वो यहां से आने वाला है, ठीक है। और एक और चीज है, ऑब्वियसली फेज का डिफरेंस अगर नहीं पता होगा तो कैसे पहुंचेंगे पाथ के डिफरेंस तक। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस ये पूरा तरीके से मैं पिछले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका था, यहां पर भी कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतनी पूरी कहानी जो है वो दिमाग में डन हो गई होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस होता है n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस होता है 2n-1 λ/2, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या हुआ पता है, एक सोर्स हमने यूज करा और वही सोर्स आगे जाकर के फिर S1 से बाहर निकलेगा और S2 से बाहर निकलेगा। तो जो सामने स्क्रीन लगी है ना, ये स्क्रीन लगी है, ये सामने जो स्क्रीन लगी है ना, तो स्क्रीन के लिए क्या हो रहा है पता है, स्क्रीन के लिए S1 सोर्स ऑफ लाइट है और S2 भी सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये जो दोनों सोर्स ऑफ लाइट हैं, इनको लाइट खुद कहां से मिल रही है, एक सिंगल सोर्स से मिल रही है। तो अगर ये सिंगल सोर्स है, मतलब इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी के अगर चेंजेस आए, या इसमें अगर जो भी फेस का चेंजेस, फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं आता है फॉर अ गिवन सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। अब इसके अंदर जो भी अगर मान लो फेस का चेंज आया, तो वही सेम फेस का चेंज यहां पहुंच जाएगा S1 के पास, और वही सेम फेस का चेंज S2 के पास पहुंच जाएगा। तो कायदे से S1 और S2 का जो रिलेटिव फेज डिफरेंस है वो तो हुआ ही नहीं। आया समझ के नहीं आया? सो दे आर बेसिकली एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना। नाउ द थिंग इज दिस कि अब अगर S1 S2 आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो S1 और S2 आर द कोहेरेंट सोर्सेस, और कोहेरेंट सोर्सेज ही वो सोर्सेज होते हैं जो कि इंटरफेरेंस करवाएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो अब ये करवाएंगे आगे इंटरफेरेंस। अब देखो इंटरफेरेंस का पैटर्न जो होता है ना, वो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, पता है क्या। एकदम सेंटर की लाइन पकड़ लो, यहाँ पे आती है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये जो पट्टियां बन रही है यहाँ पे हल्का सा ब्राइट दिख रहा है, फिर ऊपर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। तो ये जो पट्टियां यहाँ पे बन रही है ना, दे आर कॉल्ड एज द फ्रिंजेस, ठीक है। अगर लाइट है तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्राइट फ्रिंज, अगर लाइट नहीं है तो इट विल बी कॉल्ड एज डार्क फ्रिंज। पक्का आगे समझ। अब ब्राइटनेस करवाने के लिए ऑब्वियसली जो इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस पूरी कंडीशंस के चैनल के साथ, और डार्कनेस प्रोड्यूस करवाने के लिए जो इंटरफेरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशंस, ठीक है। आगे आपको समझ। चलो अब जरा गौर करते हुए चलना, ये एग्जैक्टली कैसे डेवलप हुआ, और ये जो यहाँ पे ये बन रहा है पूरा मच्छरदानी जैसा, ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है आगे, कैसे पता कि ब्राइट है और कैसे पता कि डार्क है। पता तो भैया चलेगा ऐसे, इसके पहले वाले केस में कंस्ट्रक्टिव, यहां पे क्रस्ट चढ़ गया मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, और अगर क्रस्ट पे ट्रफ चढ़ गया मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क, ठीक है। तो ये वाली कहानी जो ना वो लिटरली मैंने कहा था कि हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो अब जरा आपको मैं पूरा बनाते हुए चलता हूं, पूरा बनाते हुए दिखाता हूं ये कैसे बनने वाला है। हल्की इसकी जरा थ्योरी पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एस इज अ नैरो स्लिट, ये रहा एस इज अ नैरो स्लिट, इसको ब्लैक से कर दूं। एस इज अ नैरो स्लिट जिसका विड्थ कितना होगा 1 मिलीमीटर, बहुत ही छोटा। इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा का मतलब लाइट, ठीक है। तो एक कलर की लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एस, ओके। एट अ सुटेबल डिस्टेंस अबाउट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एस देयर आर 2 फाइन स्लिट्स ए एंड बी, ठीक है। और ये जो ए और बी मतलब ये S1 S2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना वो है 0.5 mm अपार्ट, सिमेट्रिकली प्लेस पैरेलल टू एस, ठीक है। मतलब इसके पैरेलल वाले प्लेन पे ही तो रखा हुआ है S1 और S2, यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हेन अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, ये स्क्रीन बेटा, ये जो है ना ये जहां पे पट्टियां बन रही है, जहां पे बन रही है फ्रिंजेस, उसे कहा जाएगा स्क्रीन। तो स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस अबाउट 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है फ्रॉम द स्लिट्स ए एंड बी। S1 S2 यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको ए एंड बी बोल रहा हूं, ठीक है। और यहां पे होता क्या है, जो अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट दिखाई देगा वो होगा ऑल्टरनेट अकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। पहले ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। वही वाली कहानी होती है, यही YDAC का अल्टीमेट रिजल्ट होता है, ठीक है। कि भैया अगर आप 2 स्लेट यूज करोगे ना तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है, सिर्फ एक बार नहीं दिखता कि भाई एक बार कंस्ट्रक्टिव हो गया, एक बार डिस्ट्रक्टिव हो गया, ऐसा नहीं। वो पूरा पैटर्न दिखाई देगा आपको कि हाँ बाकायदा से ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव, फिर ऑल्टरनेट में अकरेंस में डिस्ट्रक्टिव। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे क्या है, ब्राइटनेस आया मतलब कंस्ट्रक्टिव, ऊपर डार्कनेस मतलब डिस्ट्रक्टिव, फिर ऊपर वापस से आ गया ब्राइटनेस मतलब वापस से कंस्ट्रक्टिव, ऊपर वापस से आ गया डार्कनेस मतलब वापस से डिस्ट्रक्टिव। इसे कहा जाता है ऑल्टरनेट अकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। इसे नाम दिया गया है बेटा, इस वाले को
तो डार्क हो गया। ये जो यहां दिख रहा है आपको, इसको बना नहीं रहा मैं, तो इसे कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, और यही चीज हम पढ़ चुके थे जब हम पाथ डिफरेंस का डेरिवेशन कर रहे थे। ठीक है, अब एग्जैक्टली कैसे प्लॉट अप होता है तो आपको मैं यहां बना करके दिखाता हूं। चलो आ जाओ, ध्यान दो ध्यान दो। जैसे मान लो एक हमारे पास ना ऐसी कुछ एक स्क्रीन जैसा है, ठीक है, जहां पे हम दो स्लेट्स बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे हम? दो स्लेट्स। तो अब वो दो स्लेट्स तो बन जाएंगी यहाँ पर, बट मैं ऐसे क्या है मल्टीपल पॉइंट्स ले रहा हूँ अभी आपके लिए, इससे काम आसान होगा, डायग्राम तो एटलीस्ट आसान हो ही जाएगा। चलो अब देखो वो कैसे बनने वाले। तो जैसे मान लेते हैं कि पहले हमने अब बताइए क्या हुआ है। देखो यहां पे एक सोर्स था S1 और यहां पे एक सोर्स था S2, ठीक है। अब ये S1 और S2 को लाइट कहां से मिल रही होगी? यहां पे एक सोर्स रहा होगा S, तो ये तुम्हारे पास एक मेन सोर्स रहा होगा S, तो यहां से लाइट मिल रही है S1 को और S2 को, है ना। दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही है। तो अब जब ये S1 की बात की जाएगी ना, तो S1 का ये रहा क्रस्ट, फिर S1 का अपना ट्रफ भी बनेगा। तो मैंने क्या बताया था कि मैं क्रस्ट को बनाऊंगा सॉलिड से, ट्रफ को बनाऊंगा ब्रोकन से, ठीक है। तो ये तो उसका क्रस्ट बन गया। अब इसका ट्रफ पे जरा गौर करना अच्छे से, यहां पे खत्म होगा इसका ट्रफ, ये खत्म हुआ इसका ट्रफ। उसके बाद फिर से बनेगा इसका क्रस्ट जो कि यहां पे खत्म होगा। चलो अब उसके बाद वापस से बनेगा इसका क्रस्ट, मतलब ये तो क्रस्ट बन गया, फिर ट्रफ बनेगा इसका जो कि यहां पे खत्म होगा। बेटा ये मैंने S1 के लिए गेम खेला, अब करूंगा S2 के लिए। ये S2 का क्रस्ट था, ठीक है, अब बनेगा S2 का ट्रफ, और ये कहां पे खत्म होगा? यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद S2 भाई साथ साथ बनाते हुए चलना, मेरी बात समझो। जब मैं बना रहा हूं ना इसको, तो वीडियो तुम पॉज करते चलना हर 5-5 सेकंड में, और देखते हुए चलना मैंने कौन से पॉइंट को कौन से पॉइंट में मिक्स करा हुआ है, ठीक है। तो S2 के लिए ये क्रस्ट बन गया, फिर S2 के लिए बन गया ट्रफ, ठीक है। अब फिर S2 के लिए वापस से क्रस्ट बनेगा, तो ये यहां पर स्टार्ट होगा, और वो कहां खत्म होगा पता है? ये S2 का एक क्रस्ट था, ये ट्रफ यहां खत्म हुआ, तो क्रस्ट अब यहां पे खत्म होगा। जी हाँ, ठीक है। अब उसके बाद अब इसका बनेगा क्या? अब क्रस्ट तो बन गया, अब ट्रफ बनेगा इसका, ट्रफ, ठीक है। तो ट्रफ खत्म होगा आखिरी वाले पे। ओके डन, क्लियर। अभी करते हैं बारीक काम है भाई, बहुत बारीक काम है, इत्मीनान से करना बेटा। हो गया, आया समझ, ठीक है। अब जरा गौर करते हो चलना, क्या करना पड़ेगा। सामने बनाओ स्क्रीन, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सामने बनाते हैं अपन एक स्क्रीन, यहीं से ले लो। ये बना दिया हमने स्क्रीन, लिख भी देते हैं इसके ऊपर कि ये क्या है बेटा, ये आपके पास स्क्रीन है, जहां पर आप व्यू करने वाले हो कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें बन करके आपके सामने आ गई है। देखो यहां पे तुम्हारे पास मेन सोर्स हो गया S, जहां से लाइट रेस निकल रही है S1 के पास और S2 के पास। भाई वो जो डबल स्लेट बोल के रखा हुआ है ना, वो क्यों बोल के रखा हुआ है? डबल स्लेट जो बोल के रखा है वो क्यों बोल के रखा हुआ है? क्योंकि बस ये S1 और S2 है, ठीक है। ये तो बस मैंने मार्किंग के लिए यहां बना दिया था, बस S1 और S2 ही है जो स्लेट है। ये तो भाई मार्किंग के लिए हमने बनाया, बिकॉज हम तो फ्री हैंड ही कर रहे हैं ना। आया समझ? तो S1 एक स्लेट है, S2 एक स्लेट है, बहुत ही छोटा स्लेट है बेटा ये। तो इसको मेन लाइट कहां से मिल रही है? S से मिल रही है। तो ये दोनों कैसे हो गए? कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अब S1 ने अपना क्रस्ट और ट्रफ बनाया, S2 ने अपना क्रस्ट ट्रफ बनाया, और इवेंचुअली पता है क्या होगा? मैंने अभी सिखाया था आपको कि जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट की ओवरलैपिंग होती है, तो यहां पे जब ट्रफ के ऊपर ट्रफ की ओवरलैपिंग और जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट की ओवरलैपिंग होती है, इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इनटू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ ओवरलैप कर गया, तो दिस रिजल्ट्स इनटू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड रिजल्ट्स इनटू डार्कनेस ऑफ लाइट, ठीक है। चलो मेरे ख्याल में इतनी बात पूरी क्लियर होगी आपको। अब वो कैसे ओवरलैपिंग होगी ना, उसका मैं आपको एक छोटा सा नमूना जो है वो यहां पे आपके लिए प्रस्तुत कर देता हूं। देखो ये मान ले
ऐसा मैंने बना दिया, तो ये क्या है, क्रस्ट है कि ट्रफ है, ऑब्वियसली क्रस्ट है, ठीक है। अच्छा एक मैंने ऐसा बना दिया, तो ये मुझे बताओ ये वाला क्रस्ट है कि ट्रफ है, भाई सॉलिड है मतलब क्रस्ट है। तो क्रस्ट और क्रस्ट अगर कभी किसी पॉइंट पर अगर ओवरलैप कर गया तो ये कैसा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है इसका मतलब दिस लीड्स टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब दिस लीड्स टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और अब मैं आपसे एक बार बात कर लेता हूं डिस्ट्रक्टिव की, ठीक है भाई। देखो डिस्ट्रक्टिव में क्या होने वाला है। अच्छा एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, कभी कभी लोग यहां पर भी अटक जाते हैं। ये क्या हो गया, ये ट्रफ हो गया, ठीक है, बिकॉज ब्रोकन है ना। और ये भी कैसा हो गया, लो भैया ये भी क्या हो गया, ट्रफ हो गया। तो यहां पर भी जिस पॉइंट पर ओवरलैपिंग हो रही है इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, ट्रफ और ट्रफ कर रहा है ओवरलैप। तो ट्रफ और ट्रफ का ओवरलैपिंग लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओनली। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहां पर भी क्या आएगी, ब्राइटनेस। यहां पर भी क्या आएगी, ब्राइटनेस ही आएगी। और आखिरी एक और पॉइंट जरा चेक कर लेना तो वो क्लियर होगा तुम्हारे लिए। अगर ऐसा हो गया, ये क्या है भाई, ये क्रस्ट है, ये क्या है भाई, ये ट्रफ है। तो जब क्रस्ट और ट्रफ इतने प्यार से ओवरलैप करेंगे ना बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस लीड्स टू डार्कनेस, बिकॉज ये तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। तो मेरे ख्याल में इतनी पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो एक काम करो, पहले तो एक काम करो, जरा इसको खोपचे में लिख लो पहले, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया। अब उसके बाद आपका ये बनता है इसको मिटा रहा हूं। अब उसके बाद आपका यह बनता है कि आप ना यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो बना हुआ है यहां पे, एक बार पहले इत्मीनान से ये बना लो। और उसके बाद फिर उसमें क्या होगा, मैं उसको पूरा डिस्कस करूंगा, कहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी, कहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, पोजीशन क्या होगा डार्क फ्रिंज का और ब्राइट फ्रिंज का, वो पूरा डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन पहले इत्मीनान से ये बना लो, बिकॉज हम सब जानते हैं कि इसको बनाने में दिमाग लगता है और टाइम लगता है और प्रैक्टिस चाहिए, है ना। प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, पहली बार में बने ना बने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक बार ट्राई करते रहो और कमेंट में लिख देना कि सर मुझसे कितने बार में बना, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चले फिर, बहुत बढ़िया, बना लिया, बन गया, टफ लगा क्या, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बना लिया तो बहुत जबरदस्त, अगर 3-4 बार लग भी जाए टाइम तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, बिकॉज YDSC ना काफी लोग बनाते हैं बहुत ही बेकार तरह से, तो अपन उसकी बात नहीं करने वाले हैं। हम तो करेंगे सो तरीके से ही, S1 बनाया, S2 बनाया, उसके बाद कायदे से बनाया, सबका अपना अपना क्रस्ट और अपना अपना ट्रफ, है ना। और लॉजिक जो इसके अंदर इन्वॉल्व था वो मैं यहां पे बना चुका था, अब वो यहां पे रहा नहीं, बिकॉज उसको मिटा दिया। अब जरा गौर करें, बहुत प्यारी बात है, अब सुनना पड़ेगा। देखो लाइन चाहिए रे, लाइन, ध्यान देना। पता है यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है यहां, भाई ध्यान देना अच्छे से, अरे रे आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे। ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां पे ट्रफ और ट्रफ करके ओवरलैप मतलब कंस्ट्रक्टिंग, यहां पर अप्रोक्सीमेटली सीधे में ले रहा हूं, ठीक है, ये तो फ्री हैंड करा है। तो यहां पे क्या है, क्रस्ट और क्रस्ट करके ओवरलैप, मतलब ये भी क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव। और यहां पर भी क्या हो रहा है, क्रस्ट और क्रस्ट की ओवरलैपिंग, मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। तो भैया जब पूरा कंस्ट्रक्टिव ही है, तो जब यहां पे हम इसको अगर जोड़ दें पूरे सीधे में, तो जो फ्रिंज हमको यहां पे दिखाई देगी, दिस हैज टू बी अ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। एक हल्की सी पट्टी यहां पे दिखाई देगी विच इज फिल्ड ऑफ लाइट, ठीक है, वो हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज। और इसे ही कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा उसके बाद पता है क्या होगा, अच्छा एक काम करता हूं ना, अगर ये ब्राइट फ्रिंज ही है, अगर ये ब्राइट फ्रिंज ही है तो उसको मैं वाइट से ही भर देता हूं पूरा, ठीक है। चलो भैया वाइट से ही इसको भर दिया जाए, ठीक है, ये आ गया ब्राइट। उसके बाद पता है क्या होता है, यहां जरा गौर करना अच्छे से, यहां पता है क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्रस्ट और ट्रफ कर रहे हो ओवरलैप, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव। आगे भी क्या हो रहा है, क्रस्ट और ट्रफ कर रहे हैं मतलब डिस्ट्रक्टिव, मतलब यहां पे लाइट नहीं आने वाली है, फिर वो बिकॉज वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, लीड्स टू डार्कनेस। उसके बाद फिर से क्या होता है, फिर से ब्राइटनेस, उसके बाद क्या आएगा, फिर से डार्कनेस। जब ये पूरा स्पेक्ट्रम फैल जाएगा ना, तो आपको यहां पे ब्राइट दिखाई दिया, अगला वाला फिर डार्क है, अगला वाला फिर ब्राइट है, अगला वाला फिर डार्क है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बहुत बारीक रीजन है जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। यहां पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, अल्टीमेटली पूरा कंस्ट्रक्टिव। वैसे ही यहां पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यहां डिस्ट्रक्टिव। फिर जब ये स्पेक्ट्रम फैलेगा तो आगे फिर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, तो डार्कनेस सॉरी ब्राइटनेस, और उसके बाजू में क्या आ जाएगा, डार्कनेस, ठीक है। तो अब ये ब्राइट फ्रिंज बन गया, फिर आगे बनेगा डार्क फ्रिंज,
और फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, ठीक है। ये ब्राइट हो गया, फिर आगे आएगा यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्राइट, और फिर आगे वाला क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो उसके बाद यहां पर भी क्या है, ये तो ब्राइट है, आगे डार्क है, फिर यहां से आगे क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। बस वही बात है जो आपसे कहनी थी। तो ये ब्राइटनेस है, फिर डार्कनेस है, फिर ब्राइटनेस है। अच्छा एक और चीज तुमको बताऊं मैं, यहां पे अगर ये पूरी डार्कनेस ही है ना, तो ये वाली पट्टी भी हटाता हूं यूं। अगर यहां पर पूरी कंप्लीट डार्कनेस ही है तो इस वाली पट्टी को हटाया जाए, और यहां से भी इस वाली पट्टी को हटाया जाए, पिच डार्कनेस। बहुत शानदार, आ गया समझ में। तो ये ब्राइट फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, फिर आगे फिर डार्क फ्रिंज आने वाली है, बस इतनी सी बात है। तो बस जरा नामकरण कर दिया जाए। ये हो गया हमारे पास ब्राइट फ्रिंज, और ये आ गई हमारे पास डार्क फ्रिंज, फिर आ गई ब्राइट फ्रिंज, फिर आगे आ जाएगी डार्क, और यहां पर ये डार्क हो गई, फिर ब्राइट हो गई, फिर आगे भी क्या हो जाएगी, डार्क। बस इसी को अपन कहते हैं ऑल्टरनेट अकरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, जो कि एज ए रिजल्ट हमको मिलता है YDSE का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जो कि इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड था। ब्राइट फ्रिंज क्यों आया, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क फ्रिंज क्यों आया, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे ख्याल में इतनी पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया आप लोग को, है ना। तो एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आराम से करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो हो गया, है ना। अब क्या होता है, मैं आपको ना इसका एक और ज्यादा अच्छा ज्योमेट्रिकल मेथड दिखाता हूं। इसी चीज को मैं एक बार वर्टिकल में कर देता हूं, इसी चीज को एक बार मैं वर्टिकल में कर देता हूं। कैसे, ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि दो अपने पास बनने वाले ना स्लिट्स, तो ये रहा पहला वाला स्लिट, ये रहा दूसरा वाला स्लिट, ठीक है। और सामने बनेगी स्क्रीन, सामने क्या बनेगी, सामने बनेगी हमारे पास स्क्रीन। ये बन गई हमारे पास में स्क्रीन। अब जरा गौर करें अच्छे से, इत्मीनान से, ध्यान देते हुए। मैंने पहले भी कहा था कि एक सेंट्रल मैक्सिमा नाम का एक पॉइंट आता है, ठीक है, तो मैं याद होगा इसके और इसके एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो लेट्स कॉल दिस सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होता है पता है, ब्राइटनेस होती है। तो अब एक काम करते हैं, सी बोलने से बेटर इसको बी बोल लेते हैं, ये है ब्राइटनेस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे तो डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करना शुरू करोगे ना, तो ये तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, फिर ब्राइटनेस आएगी, फिर डार्कनेस आएगी, फिर ब्राइटनेस आएगी, फिर डार्कनेस आएगी। तो ये अपने पास सेंट्रल में कैसा बन गया, ब्राइटनेस, ये हो गया फॉर ब्राइटनेस। अच्छा इसके ऊपर आ जाएगा डार्क, डार्क को मैं ऐसे कर दूं, उसके बाद फिर ऊपर क्या आ जाएगा, ब्राइट, और इसके ऊपर फिर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर फिर आ जाएगा डार्क। तो डार्क को मैं ऐसे शेड कर रहा हूं, ठीक है। ब्राइट के नीचे क्या है, ब्राइट के नीचे फिर से डार्क है। जितना विड्थ ब्राइट का है ना, उतना ही विड्थ डार्क का होता है। इस बात को तो प्रूव ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे अब जरा आपको गौर करना पड़ेगा। ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फिर ये पहला वाला ये अपने पास डार्क हो जाएगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ठीक है। ये कहानी पूरी क्लियर हो गई आप लोग को। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि चौथा वाला ब्राइट फ्रिंज कितना ऊपर आएगा, तो कितना ऊपर आप कहां से लेंगे, आप लेंगे ये रेफरेंस पॉइंट से। हर डिस्टेंस जो है ना वो आप एग्जैक्टली कहां से मेजर करते हैं, वो आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि छठवां वाला डार्क नहीं ब्राइट फ्रिंज कहां पे आएगा, तो सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए भी आप डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम दी ये सेंट्रल मैक्सिमा। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। अब वो एग्जैक्टली क्या पोजीशन होगा, कितना ऊपर आएगा, वो निकालना भी बचा हुआ है। तो बस उसी के ऊपर आते हैं। एक बार आप YDSE के लिए आप ये बना चुके हैं मेरे ख्याल से, ये तो आप बना चुके हैं, ठीक है। एक बार ना कहीं ऐसे कोने में खोपचे में एक बार ये भी बना लो, बिकॉज यहीं से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज का और पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज का। दिमाग में घंटी बज गई ना, क्योंकि इसी टॉपिक पर इसी टर्म्स को यूज करते हैं स्कूल में बहुत ज्यादा, कि पोजीशन निकाल दो nth ब्राइट फ्रिंज का, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, बट एक बार ये समझना बहुत जरूरी होता है। आया आपको समझ, ठीक है। एक बार जरा इसको बनाओ, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं, जल्दी करना। चलिए फिर, बहुत शानदार, इसको भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब जरा इसको भी गायब किया जाएगा और आपको लेके चलेंगे तुरंत से पहले इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। जो कुछ यहाँ लिखा हुआ था उसको बकायदा से पूरे एक्सप्लेनेटरी मैनर में एक्सप्लेन कर दिया गया है ना। अब जरा आगे बढ़ा जाए। अब क्या लिखा है इसमें, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। मैंने वही कहा था कि अब निकालना पड़ेगा अपने को पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब वो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए पूरा फंडा जो है वो पाथ के डिफरेंस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, पाथ डिफरेंस पर बेस्ड। तो मैं इसका डेरिवेशन जो है ना
वो आपके सामने स्वयं कर देता हूं, पूरा क्लियर रहेगा आपको। जरा गौर करिए, अब हम करने वाले हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। भाई ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात चलने वाली है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। अब यार एक बात सुनो, ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। आप लोग एक बात जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए पाथ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार जरा इसको पीछे लेके जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। कंस्ट्रक्टिव, जल्दी हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए पाथ का डिफरेंस क्या होता है, एन टाइम्स लैम्डा होता है। इस बात को बिल्कुल मत भूलना, पक्का, ठीक है। और एक और चीज है, इन जनरल पैटर्न अगर चेक किया जाए तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एक्स डी बाई डी। और पता है सबसे मस्त बात क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, वो ब्राइटनेस हो या डार्कनेस हो, उसकी जो पोजीशन होती है ना वो निकाली जाती है फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा, और उस लेंथ को कहा जाता है एक्स। क्या कहा जाता है, एक्स कहा जाता है। तो अगर मैं एक्स निकाल रहा हूं मतलब मैं दरअसल वो दूरी निकाल रहा हूं। अगर मैं एक्स निकाल रहा हूं ना मतलब मैं दरअसल वो दूरी निकाल रहा हूं उस पॉइंट की फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल में इतनी पूरी कहानी तो आपको क्लियर होगी अब, है ना। अब जरा गौर करा जाए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो अब आ रहे हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज पे। नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के हिसाब से जो पाथ का डिफरेंस आता है वो आता है n टाइम्स लैम्डा, ठीक है। और वैसे जनरल फॉर्मूला के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो पाथ का डिफरेंस जो आता है, बाय जनरल फॉर्मूला अगर चेक किया जाए तो पाथ का डिफरेंस आता है एक्स डी बाई डी, ठीक है। नाउ जैसे हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, जैसे हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें ये बात समझ में आती है कि अच्छा जी एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा n टाइम्स लैम्डा, और जब आप x निकालेंगे यहां से तो x आ जाएगा n लैम्डा d ओवर डी। आया समझ, पक्का। अच्छा ये जो x आया है ना, इसको मैं दरअसल ये बोलना चाहूंगा, मैं इसको x सब्सक्रिप्ट n बोलना चाहूंगा। पता है क्यों, क्योंकि ये आ गया है तुम्हारे पास, x का मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब पोजीशन फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा। तो पोजीशन है ये किसकी है, ये पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज की। ये किसकी पोजीशन है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। और वो भी कौन से नंबर का ब्राइट फ्रिंज है, कोई एक ब्राइट फ्रिंज थोड़ी बन रही है भाई साहब, 1 2 उसके ऊपर 3 उसके ऊपर 4, बिकॉज ऑल्टरनेट है, पहले ब्राइट बना फिर डार्क आ गया, फिर उसके बाद ब्राइट बना फिर डार्क आ गया, ठीक है। एक ब्राइट नहीं है ना ही एक डार्क है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये है nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ठीक है। इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लेना। ये जो हमने xn यूज करा है ना, xn इज द पोजीशन, xn इज द पोजीशन, किसका पोजीशन है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। xn इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लो। आया समझ के नहीं आया। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे आएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 0। अगर आप n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मोटा पेन चाहिए रहे, अगर आप n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहां पता है क्या हो जाएगा, xn क्या हो जाएगा पता है, n टाइम्स लैम्डा डी बाई डी था, n की वैल्यू आ गई 0, तो इसका मतलब ये x0 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आया समझ, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और इसी को तो कहा जाता है, ये पूरा जो कंडीशन मैंने इन्वोक करा है ये करा है फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये वाली पूरी कंडीशन आती है फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। और बेटा अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना ये xn वाली बात। कौन सी वाली बात, xn वाली बात। ये होता है पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब जैसे मान ले अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करनी है, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा पहला ब्राइट फ्रिंज, देन इट्स फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो ये हो जाएगा पहला वाला कौन, पहला वाला ब्राइट फ्रिंज। तो कुछ नहीं करना, यहां पे आ जाएगा x n की जगह पे x1 आ जाएगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो ये बचेगा लैम्डा डी बाई डी, ये बचेगा लैम्डा डी बाई डी। हाँ जी सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला ब्राइट फ्रिंज। और अगर आपके पास आ गया है n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 जो है वो हो जाएगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, देन इट्स सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड मतलब दूसरा वाला ब्राइट फ्रिंज। तो कुछ नहीं करना है, x सब्सक्रिप्ट 2। अब इसके बाद क्या था, ये n लैम्डा डी बाई डी था, तो n की जगह पे आ जाएगा 2, तो 2 लैम्डा डी बाई डी। बेटा इस बात को दिमाग में अटकाओ अच्छे से, ठीक है। nth ये जनरल फॉर्मूला आ गया बेटा, ये जो यहां पे लिखा है ना ये कोई स्पेशल थोड़ी है, ये जनरल फॉर्मूला है।
कि हाँ भैया अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि 100वां ब्राइट फ्रिंज कहां पे आएगा, n की वैल्यू 100 पुट कर दूं, इतनी सी बात है। सेंट्रल मैक्सिमा की जहां तक बात हुई थी ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा n इक्वल टू 0 है ना, मतलब वहां से गिनती शुरू हो रही है ना, वो ओरिजिन है एक तरह से। तो ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो यहाँ पे n इक्वल टू 0, मतलब ये कहानी थी फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ ये लाजमी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये छोटी मोटी हल्की बात नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला है ना। उसके बाद तो फिर पहला ब्राइट फ्रिंज ऊपर आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो पहले के लिए n इक्वल टू 1 पुट कर दो ये इस वाले इक्वेशन के अंदर, दूसरे के लिए n इक्वल टू 2 पुट कर दो इस वाले इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरी कार्यक्रम चल रही है ना, ये चल रही है फॉर दी पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो मेरे ख्याल में इतना पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब अगला वाला हिस्सा जो आएगा ना, वो आएगा पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। डार्क फ्रिंज के लिए क्या करना पड़ेगा पता है भाई, पाथ डिफरेंस लेना पड़ेगा डार्क वाले का, मतलब डिस्ट्रक्टिव वाले का। तो डिस्ट्रक्टिव वाले का पाथ डिफरेंस था 2n-1 λ/2। डिस्ट्रक्टिव वाले में जो पाथ का डिफरेंस था ना, वो था 2n-1 λ/2। चेक कर ले, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, चेक कर लो। डिस्ट्रक्टिव वाले में था पाथ का डिफरेंस 2n-1 λ/2, तो एक तो उसको यूज करेंगे। उसके बाद जो जनरल फॉर्मूला था पाथ के डिफरेंस का, कौन सा वाला जनरल फॉर्मूला, अरे भाई xd/d, उसको यूज कर लेंगे। और x क्या होता है, x होता है पोजीशन फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। चलें ओके, मेरे ख्याल में इतनी पूरी बात समझ में आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इसको भैया दिल में बसा के रखना, ठीक है। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पहले जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं इसके डार्क फ्रिंज वाले केस के ऊपर। चलिए फिर, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैंने क्या कहा था कि ऐसा ही फंडा होता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब फिर वो जो पोजीशन निकालेंगे ना हम nth डार्क फ्रिंज की, उसके लिए भी सेम फंडा हमको यूज करना पड़ेगा जो प्रोसेस हमने कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए यूज की थी, ठीक है। चलिए तो अब जरा एक काम करें, इसको मिटाया जाए, या एक काम करता हूं अगले वाले स्लाइड पे ले चलता हूं आप लोग को, ज्यादा आसानी रहेगी आप लोग के लिए। अब हम निकालने वाले हैं पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। अच्छा एक बात जरा सुनते हुए चलना अच्छे से, जब आप ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं ना, तो आपने xn यूज किया हुआ था, यहां पे जरा गौर करो। जब आप ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो आपने xn यूज करा है, मतलब पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। लेकिन अब यहां पे पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज होगा, तो मैं कुछ और यूज करने वाला हूं, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो मैं इसको एक काम करता हूं, xn डैश यूज कर दूं, डी से डैश, डी से डार्क, याद रखना है इस चीज को। तो मैंने xn डैश यूज कर दिया है फॉर द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। चलो अब शुरुआत करें इसकी। भाई एक बात सुनो, पाथ का डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है जो हम निकाल चुके थे, वो था xd/d, सही बात है। वो फॉर्मूला क्या था, xd/d के बराबर। अच्छा अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना कि एग्जैक्टली वहां पे वो d और d क्या थे, तो बेटा आप भूल कैसे आते हो तुम, इन दोनों के बीच की दूरी कैपिटल D थी, ठीक है। और ये पहला वाला स्लेट और दूसरा वाला स्लेट, इन दोनों के बीच की दूरी वाज द स्मॉल d, ये वाली कहानी हुआ करती थी। उसके बाद फिर x क्या था, बाय हर डिस्टेंस आप कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा। अब मैंने कोई सा भी रैंडम पॉइंट ले लिया, मान ले p के बराबर, तो सेंट्रल मैक्सिमा से p तक की दूरी दैट वॉज x बेटा, ठीक है। तो xd/d ये वाला होता है बेसिक फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से इतना पूरा क्लियर हो गया आप लोग को। अगर नहीं भी था पहले, अगर वो ध्यान नहीं भी आ रहा होगा, तो मैंने अभी करवा दिया आपको क्लियर, ठीक है। चलो अब जरा गौर करें, ये होता है पार्ट डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला। अब अगर आप डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव, दैट इज नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव। अगर आप डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो इंटरफेरेंस किसी भी एंगल से कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, अब आपको बताते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था, याद है क्या भाई? अगर याद है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से भर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर याद है तो। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। 2n-1 λ/2 क्या होता है, 2n-1 λ/2। तो ये था पार्ट डिफरेंस पहले वाले केस में, वो था जनरल फॉर्मूला, और ये आ गया फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे, नाउ इक्वेट वी हैव, अब हमें ये मिलने वाला है xd/d। अच्छा एक और बड़ी प्यारी बात है मैं बताने वाला हूं, ये x तो पोजीशन आ चुका है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा तो डैश लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब जरा गौर करना कैसे, यहां पे आ जाएगा xd/d 2n-1, कंस्ट्रक्टिव में था n लैम्डा, ठीक है। यहां पे है 2n-1 λ/2। अब आपको तो x निकालने से मतलब है, तो पता है x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2n-1 λ/2। ये तो रह गया, यहां से पहुंचेगा d ऊपर,
और यहां से आएगा नीचे छोटा वाला डी, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये था फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, ये था फॉर nth डार्क फ्रिंज, तो मैं इसको लिख देता हूं। नाउ फॉर nth डार्क फ्रिंज, नाउ फॉर nth डार्क फ्रिंज, तो आप इसको ऐसे कर देंगे। देखो भैया, अगर मैं सिर्फ xn पे छोड़ दूं, मतलब ये पोजीशन तो है nth फ्रिंज का, तो है पोजीशन तो है x, nth फ्रिंज का तो है n, लेकिन वो ब्राइट है कि डार्क है वो चलता कैसे पता है? अगर डैश लगाए तो d से डैश मतलब d से डार्क, अगर डैश नहीं लगाए इसको मतलब ब्राइट हो जाता। लेकिन अभी तो हम डार्क की बात करें तो xn डैश लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। तो मेरे ख्याल में ये वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी आप लोग को। तो ये आ गया है आपके पास जनरल फॉर्मूला फॉर पोजीशन ऑफ nth, फॉर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, मोटा पेन चाहिए यार, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर nth डार्क फ्रिंज पोजीशन, ठीक है। nth डार्क फ्रिंज के पोजीशन का ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब कोई आपसे अगर पूछ ले कि यार पहला वाला डार्क फ्रिंज कहां पे आएगा, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो। कोई पूछ ले कि दूसरा वाला डार्क फ्रिंज कहां पे आएगा, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, इतनी सी बात है, ठीक है। तो उसको भी कैरी ऑन कर ही लेते हैं हम। नाउ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है, मैं इसको DF भी लिख सकता था बट मैंने लिख दिया पूरा कि अगर पहला डार्क फ्रिंज चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। देयरफॉर x1 का मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पहला वाला क्या, ब्राइट की डार्क, तो अगर डार्क है तो डैश लगा दो, मतलब n की वैल्यू यहां पे 1 पुट करनी पड़ेगी। जैसे मैं n की वैल्यू यहां पे 1 पुट करूंगा तो 2-1 क्या हो जाएगा, 1, तो यहां पे बचा 1, तो लैम्डा डी बाई नीचे आ जाएगा 2d। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मुझे सेकेंड डार्क फ्रिंज का चाहिए, नाउ सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो सेकेंड वाले डार्क फ्रिंज के लिए अगर आपको निकालना है पोजीशन, तो इसका सिंपल सी बात यह है कि नंबर ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएगा, 2, सेकेंड वाला है ना, तो यहां पे जरा गौर करना, कुछ नहीं करना, दूसरी वाली का पोजीशन, बट दूसरी वाली कौन सी, डार्क फ्रिंज, तो n की वैल्यू 2 यहां भर दो, तो 4-1 कितना, 3, तो 3/2, तो यहां पे आ जाएगा 3/2 लैम्डा डी ओवर डी। तो मेरे ख्याल में इतनी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये था दूसरी वाली के लिए और ये आ गया था पहली वाली का। तो ये पूरा नोट कर लो, ये है पोजीशन, ये है पोजीशन nth डार्क फ्रिंज का, ठीक है। डार्क है इसलिए डैश लगा के रखा हुआ है, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये तो पहले भी था, यहाँ पे d बाई डी आ गया है, पक्का इतना आ गया समझ। तो एक काम करो, जरा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करना प्लीज, 3, 2, 1 रेडी गो। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, ये आपका आ चुका है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। nth डार्क फ्रिंज भी निकाल चुके थे, nth ब्राइट फ्रिंज भी निकाल चुके थे। अब बस एक काम करना है, ये जो फॉर्मूला है उसको दिलो दिमाग में अच्छे से बसा लेना, बिकॉज वही तुम्हारे लिए आगे काम करने वाला है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, जरा कंटेंट पे आ जाया जाए। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज के बारे में जो भी डेरिवेशन के स्टेप्स मैंने फॉलो करे थे वो यहाँ पर भी लिखे हुए आपके लिए। कुछ नहीं करा था, पहले निकाला बेसिक पाथ डिफरेंस xd/d, उसके बाद पाथ डिफरेंस जो हम निकाल चुके थे पूरे कंडीशंस को इंपोज करने के बाद, वो आया था 2n-1 लैम्डा बाई 2। क्या आया था, 2n-1 लैम्डा बाई 2। जब इसको हमने पूरा इक्वेट करा तो हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज जो आया वो आ गया 2n-1 लैम्डा बाई 2, वो तो रहेगा ही रहेगा। डार्क फ्रिंज भी के लिए ना अपने दिमाग में ये डाल लो अच्छे से, जब डार्क फ्रिंज की बात होगी ना अपने दिमाग में ये डाल लेना अच्छे से, 2n-1 लैम्डा बाई 2 का फैक्टर, ठीक है। और जब ब्राइट फ्रिंज की बात होगी तो n लैम्डा का फैक्टर डाल देना, ठीक है। और जब निकालना होगा ना पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज ये वाला हो गया, बस इसके बगल में आ जाएगा d/d, ठीक है। यहाँ पे आ गया d/d और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, d/d। तो ये आ जाएगा दरअसल पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, है ना, और ये आ जाएगा दरअसल पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल में ये वाला पूरा फंडा जो है वो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, है ना। अब जरा आगे बढ़ा जाए, इसके बाद लिखा है प्रूव दैट ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। यहां पे हमको ये प्रूव करना है कि ऑल द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, स्क्रीन की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ये रहा स्क्रीन,
ठीक है, आपको पता है जब स्क्रीन की आप बात करोगे ना तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्राइट आएगा फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा फिर डार्क आएगा। तो मान लो कि ये तेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा का ब्राइटनेस वाला, थोड़ा समय लगता है डायग्राम पे, है ना, बस इत्मीनान से देखते हुए चलना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको जरा बांट दिया जाए। अगर आप एक बात को नोट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो बात ये है यहाँ पे कि दरअसल जैसे, अच्छा ये हल्का सा मोटा बन गया क्या, 2 मिनट, बस 2 मिनट। चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, अगर आप इसके बारे में बात करें ना, जैसे मान लो कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये तो ब्राइट ही होगा ऑब्वियसली। इसके ऊपर वाला क्या होगा, इसके ऊपर वाला डार्क होगा, फिर वो ब्राइट होगा, फिर इसके ऊपर वाला क्या होगा, डार्क होगा। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपको ये विड्थ निकालनी है, ठीक है, तो ये जो विड्थ है वो किसकी विड्थ है, वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। तो अगर आपको nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है ना, तो आप एक काम करो, इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर nth डार्क है और इसके नीचे क्या है, n-1th डार्क है। ठीक है, तो अगर आपको nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन उसमें से माइनस कर दीजिएगा n-1th डार्क फ्रिंज का पोजीशन, बस काम खत्म हो जाएगा। तो वही वाली कहानी को जब मैं फॉलो अप करूंगा ना यहाँ पे आपके लिए, अब जरा गौर करना, मैं एक आध टर्म्स यूज करने वाला हूँ। अगर मैं बीटा का टर्म यूज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो बीटा n का टर्म यूज करता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा विड्थ ऑफ, पहली बात तो nth है ना, और यहाँ पे डैश नहीं लगा है मतलब डार्क नहीं है, तो nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, कितनी चौड़ी पट्टी बन रही है ब्राइट फ्रिंज की, उसकी विड्थ को निकालने के लिए बीटा n यूज कर लेना, और जब मैं बीटा n डैश यूज करूंगा तो मतलब ये भी विड्थ है, ये भी चौड़ाई है, बट किसकी, ये है डार्क फ्रिंज की, तो ये है विड्थ ऑफ nth, ये है विड्थ ऑफ nth डार्क फ्रिंज। इट्स एज सिंपल एज दैट, विड्थ ऑफ nth डार्क फ्रिंज। मेरे ख्याल में इतनी पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोग को, है ना। अब जरा गौर करना कैसे इसको निकाला जाएगा, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा होने वाला है। देखो, अगर आपको निकालना है nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, क्या निकालना है आपको, nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, तो मैंने कहा था ना कि अगर ब्राइट फ्रिंज है तो उसके ऊपर डार्क होगा, उसके नीचे भी डार्क होगा। तो अगर आपको nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो nth डार्क का पोजीशन उसमें से माइनस कर दो n-1th डार्क का पोजीशन, तो ये आ जाएगा nth डार्क का पोजीशन, उसमें से माइनस कर देना n-1th डार्क का पोजीशन। ठीक है, इतनी सी बात है। अब वैसे ही सिमिलरली अगर आपको निकालना है विड्थ ऑफ द nth डार्क, अगर आपको निकालना है विड्थ ऑफ द nth डार्क, अब जरा सुनना, अगर ये nth डार्क वाला है तो सिंस ऑल्टरनेट अकरेंस होता है, तो अगर ये डार्क वाला है इसके ऊपर ब्राइट होगा, इसके नीचे भी ब्राइट होगा। तो अगर आपको nth डार्क फ्रिंज, कौन सा फ्रिंज है, हाँ जी डार्क है, अगर आपको nth डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना है तो इसके ऊपर क्या होता है, ब्राइट होता है, nth ब्राइट, इसके नीचे क्या होता है, n-1th ब्राइट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा nth ब्राइट माइनस हो जाएगा n-1th ब्राइट, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। और xn हम निकाल चुके हैं ये कोई नई चीज नहीं है, xn हम निकाल चुके हैं, xn डैश भी हम निकाल चुके हैं, बस हमको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और पूरा काम जो है वो बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। तो पहले तो आप एक काम करिए, जो ये मैंने नए नए टर्म्स आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाए थे ना, जरा उस पर फोकस करिएगा। जब आपके पास एक डार्क फ्रिंज बनती है, जब आपके पास एक डार्क फ्रिंज बनती है तो इसकी जो भी विड्थ होती है, इसकी जो भी विड्थ होती है, ये इसकी चौड़ाई, इसको हम करने वाले हैं, डार्क है तो बीटा एन डैश से करेंगे रिप्रेजेंट, और अगर ब्राइट होगी अगर मान लो ब्राइट होती है तो ब्राइट फ्रिंज की जो भी विड्थ होगी ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा एन से। ठीक है, तो वो nth ब्राइट फ्रिंज का विड्थ हो गया, nth डार्क फ्रिंज का विड्थ हो गया, और कैसे निकालना है ये रहा पूरी कहानी। xn डैश का मतलब पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं, जल्दी कीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर बहुत बढ़िया है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा कहानी में आगे बढ़ा जाएगा, बिकॉज मेन जो अपने पास क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रूव करना है कि हर ब्राइट फ्रिंज और हर डार्क फ्रिंज जो होता है वो बराबर होता है, मतलब उसकी विड्थ बराबर होती है, मतलब बीटा एन ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू बीटा एन डैश मतलब विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, है ना, ये हमको प्रूव करना है।
अब जरा गौर करें हम कैसे करने वाले हैं इसको। बहुत सिंपल सा फंडा होता है, बीटा एन यहां से निकाल लेना, बीटा एन डैश यहां से निकाल लेना। अब कैसे करेंगे तो जरा गौर करें, आ जाइए। पहले निकालते हैं अपन विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पहले निकाल लेते हैं विड्थ ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज। बेटा ब्राइट फ्रिंज है मतलब बीटा एन, ठीक है। क्या निकालना है, बीटा एन निकालना है। अब जरा गौर करो कैसे निकाला जाएगा इसको। तो जब आपको बीटा एन निकालना है ना, तो मैंने क्या सिखा के रखा है, अगर आपको विड्थ निकालनी है ब्राइट फ्रिंज की तो डार्क एन एथ माइनस एन माइनस वन एथ डार्क, ठीक है। अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो एन एथ डार्क माइनस एन माइनस वन एथ डार्क का पोजीशन, बस इतनी सी बात है। अब मैंने क्या सिखाया था, जब आपको डार्क वाले की बात करनी होती है ना, तो एक फैक्टर याद रखना 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू। और उसके बाद बगल में क्या आता है पता है, डी बाई डी। उसके बाद बगल में आ जाता है डी बाई डी, ठीक है। उसके बाद माइनस करना, अब आपको निकालना है पोजीशन ऑफ द n माइनस वन एथ डार्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा, भाई जरा गौर करना, फैक्टर क्या है 2n माइनस वन ना, तो 2, लेकिन इस बार n जो होगा ना वो खुद n माइनस वन हो जाएगा। क्यों पता है बेटा, जरा गौर करो। जब आपको nth वाले का निकालना था तो आपने n की जगह n भरा, ठीक है, n जनरल हो गया। अब मैं अगर चौथे का निकालूंगा तो n हो जाएगा 4, अगर मैं 10वें का निकालूंगा n हो जाएगा 10, लेकिन अगर मैं n माइनस वन का निकालूंगा तो n क्या हो जाएगा, n माइनस वन। तो ये n माइनस वन, 2n माइनस वन आया, समझ के नहीं आया। बस n को रिप्लेस करना होता है, जनरल फॉर्मूले में n को रिप्लेस करना होता है n माइनस वन से, ठीक है। तो 2n माइनस वन अपन ने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूरा मल्टीप्लीकेशन में चलता है लैम्डा डी बाई टू डी, लैम्डा डी बाई टू डी, ठीक है। आगे समझ। अब जरा गौर करते हुए चलना, विड्थ निकल रही है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज की, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है कि लैम्डा डी बाई टू डी कॉमन आ रहा है, लैम्डा डी बाई टू डी यहां से कॉमन निकाल लो, तो यहां पे आ जाएगा 2n माइनस वन, उसके बाद माइनस, और उसके बाद यहां पे अंदर क्या चल रहा है, जरा खोल दिया जाए इसको। जैसे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, 2n माइनस टू माइनस वन, तो 2n माइनस टू माइनस वन। ये वाली कहानी पूरी क्लियर हो चुकी है। अब जरा गौर करें, तो विड्थ निकल रहा है हमारे पास ब्राइट वाले का, तो लैम्डा डी बाई टू डी खेल दो उसके साथ, 2n माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस 2n, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 3, बिकॉज माइनस 3 और बाहर से आ गया माइनस, तो प्लस का 3, 2n और 2n तो निपट गए, 2n माइनस 2n निपट के 0 हो चुका। 3 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 भी निपट गया, तो यहां पे बचेगा लैम्डा डी बाई डी। तो इसका मतलब बीटा एन विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो है ना, वो आ रहा है तुम्हारे पास लैम्डा डी बाई डी। मेरे ख्याल में इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे से, पक्का आ गई समझ में। ये क्या निकाला आपने, ये आपने निकाल लिया है, ये आपने निकाल लिया है विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। क्या निकाल लिया है, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज की आपने विड्थ निकाल लिया। अब हमको ये प्रूव करना है कि जितनी विड्थ nth ब्राइट फ्रिंज की होती है उतनी ही विड्थ जो है वो nth डार्क फ्रिंज की भी होगी क्या। तो वो निकालने के लिए अभी आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज उसके बाद तो काम आने ही वाला है। तो ये अपने पास आ गया nth ब्राइट फ्रिंज का, जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ओके क्लियर। अब निकालने वाले हैं विड्थ ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ब्राइट तो निकाल चुके, अब निकालते हैं डार्क फ्रिंज के बाद। आ जाओ, विड्थ ऑफ nth ब्राइट तो निकाल चुके ना, अब निकालेंगे डार्क फ्रिंज। तो जैसे हम डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालेंगे तो देखो बीटा एन तो है, ठीक है, मतलब विड्थ तो है nth फ्रिंज का, लेकिन ब्राइट है कि डार्क है वो डैश देख के मालूम चलता है, डी से डैश, डी से डार्क। अगर डैश लगा हुआ है इसका मतलब वो डार्क फ्रिंज के विड्थ की बात चल रही है, ठीक है। तो ये अपन निकालने वाले हैं विड्थ ऑफ द nth डार्क फ्रिंज। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पोजीशन निकालना पड़ेगा। मैंने क्या सिखा के रखा था, अगर आप किसी डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो डार्क फ्रिंज के ऊपर क्या आता है, ब्राइट फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज के नीचे क्या आता है, एक और ब्राइट फ्रिंज आता है। तो अगर आपको डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो nth ब्राइट में से माइनस कर दीजिएगा n माइनस वनथ ब्राइट। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलो तो अब जरा यहां पे जरा गौर करते हुए चलना, अगर आपको बीटा n निकालना है, आ जाए आ जाए आ जाए, अगर आपको बीटा n डैश निकालना है, मतलब nth डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, तो उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा, nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन
माइनस n माइनस वन ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। ठीक है, चलो इत्मीनान से इसको देखते हुए चलना। तो बीटा एन डैश जो होगा ना तुम्हारे पास, अब ये xn क्या, xn का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, मैंने कहा था कि जब आपसे बात होती है ना यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में, तो एक फैक्टर होता है n लैम्डा, इसे ख्याल में रखना। उसके बाद तो डी बाई डी आ ही जाता है माइनस। अब इस बार किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है n माइनस वन। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ n माइनस वन ब्राइट फ्रिंज की, तो ये n की जगह पे आ जाएगा n माइनस वन, बस ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हल्का सा अलजेब्रा है बेटा, कुछ नहीं है। हमको दरअसल ये प्रूव करना है कि जितनी चौड़ाई, जितनी विड्थ ब्राइट फ्रिंज की थी, उतनी ही विड्थ डार्क फ्रिंज की भी होगी क्या। तो ये वाली जो आया था ना, ये आया था विड्थ ऑफ दी ब्राइट फ्रिंज, अब सेम आना चाहिए विड्थ ऑफ दी डार्क फ्रिंज, बस काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करो, कुछ कॉमन लैम्डा डी बाई डी कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा डी बाई डी कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे खोल दो माइनस, तो माइनस n प्लस का 1। बेटा n से n निपट गया, तो विड्थ ऑफ दी nth डार्क फ्रिंज जो है वो निपट गया, तो ये आ जाएगा लैम्डा d ओवर d, बस बात खत्म। ये आ गया आपके पास फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इन दोनों को देख करके सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि देयरफॉर, अभी हमने निकाला था ना, therefore we have beta n dash is equals to beta n, जिसका मतलब होता है width of the nth dark fringe is exactly equal to width of the nth bright fringe। ये आ गया, ये डार्क वाले का आया लैम्डा डी बाई डी, और सेम आ गया था ब्राइट वाले का लैम्डा डी बाई डी। तो आपको अगर प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है उस क्वेश्चन के सोल्यूशन का, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ये अपने को प्रूव करना था। तो इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है यहां से ब्राइट फ्रिंज का। लो फट से 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो उसके बाद फिर अगले वाले पे आते हैं। ये रहा आपके पास, जब विड्थ निकाला डार्क फ्रिंज का वो भी सेम आ गया, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दिस एंटायर थिंग, है ना, पक्का आ गया समझ। चलो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना। चलो बहुत बढ़िया, इसको फिर आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, है ना। तो अब जरा इसे गायब किया जाएगा, और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का हीरो कौन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक के अंदर सारे के सारे पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स एक तरफा तरीके से एक साथ यूज हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ गई होगी। खास तौर से इस वाले क्वेश्चन को दिल में बसा के रखना, इसका जो प्रूफ था वो लिटरली आ सकता है। ठीक है, चलिए ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस ये करना है, सारे के सारे नोट्स को रिवाइज करो, फॉर्मूले की शीट बनाओ, और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वाले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।